जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ हैं राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के हालात को लेकर, क्योंकि इस वक्त बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक जिहादी की मौत पर वहां राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। खुद मोहम्मद यूनुस जनाजे पर पहुंच गए थे, लाखों की तादाद में वहां पर लोग थे। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी क्यों इसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं? देखिए, सवाल यही है और ये सवाल बहुत बड़ा है और हम जो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि जो हादी है, जिसकी वो मौत हुई है, जिसे गोली मार दिया गया, वो एक जिहादी है। वो जिहादी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने भारत के टुकड़े करने की धमकी दी थी। उसने पोस्ट किया था और ये धमकी दी थी कि आने वाले वक्त में वो ऐसा मूवमेंट चलाएगा जिसमें कि जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यानी कि जो चिकन, बाकायदा उसने एक नक्शा भी जारी किया था, जो नक्शा जारी किया अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल, अभी भी वायरल है। और उसमें ये कह रहा था कि जो हमारे जो 7 सिस्टर्स का जो इलाका है, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, चिकन नेक के बाद से उसे भारत से अलग करेगा। तो अगर आप भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, आप भारत को धमकी दे रहे हैं, तो आप जिहादी हैं। अब सवाल ये उठता है कि वंदना, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश आखिर इस राष्ट्रीय शोक को सपोर्ट कैसे करते हैं? सवाल सिर्फ इतना है और इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और जब हम चुप्पी की बात कर रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुप्पी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अल्पसंख्यक हिंदू की जिस तरह से हत्या वहां पर की गई है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत से मामले ऐसे आए, लेकिन इस बार तो मानवता को तार-तार कर दिया। झकझोर देने वाली वो तस्वीरें, किस तरह से पहले मारपीट कर उसे पूरी तरह से जब तक वो मर नहीं गया उसकी पिटाई करते रहे, उसके बाद उसके शव को लटका दिया, नग्न अवस्था में उसे जला दिया। बहुत ही क्रूरता के साथ, बर्बरता के साथ ये हत्या की गई। उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। आपने मानवता की बात की। मानवता में ये है कि अगर किसी को मार दिया जाता है, उसकी सिर्फ बॉडी बच जाती है, तो उसे बड़ी मान सम्मान दिया जाता है। फिर क्योंकि वो जिंदा तो रहा नहीं, उसकी बॉडी है। लेकिन यहाँ पर बर्बरता इस कदर बांग्लादेश के लोगों ने दिखाया कि मार देने के बाद, मर जाने के बाद उसकी बॉडी को, न्यूड बॉडी को उन लोगों ने सरेआम जलाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां बर्बरता दिखाई गई है। और ऐसे में एक जिहादी की मौत पर अगर आम जनता, यानी कि अगर बड़े कैनवास पर देखा जाए, बांग्लादेश में दो तस्वीरें इधर सामने आती हैं। एक तरफ उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरह से अब हमने देखा बवाल वहां पर हुआ, इंकलाब मंच के जो कार्यकर्ता थे या फिर जो उसके समर्थक थे, किस तरह से वो कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे, यहाँ तक कि वहां की मीडिया हाउसेस को उन्होंने जला दिया, पूरी तरह जला दिया। और सबसे खतरनाक मंसूबे आप समझ सकते हैं उनके, कि जो पत्रकार थे वो उस वक्त मीडिया हाउसेस में मौजूद थे, बाहर से ताला लगा दिया गया उसके बाद, ताकि वो जलकर मर जाए, ताकि वो जलकर मर जाए। बिल्कुल। और वहां सेना ने हस्तक्षेप किया, किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई गई। तो इन लोगों को जिहादी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ये जिहादी ही है। और इसीलिए हमने यहाँ पर पीछे में बैकग्राउंड में लिख रखा है कि जिहादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर बांग्लादेश पर नहीं है, वंदना, सवाल मोहम्मद यूनुस पर भी नहीं है। हम यहाँ जो सवाल उठाने आए हैं, हम विश्व बिरादरी पे उठाने आए हैं, हम वर्ल्ड कम्युनिटी पे उठाने आए हैं कि जिस तरह से एक्स पर पोस्ट आया है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जर्मनी के दूतावास ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, उसमें लिखा है, शरीफ उस्मान हादी के निधन पर राष्ट्रीय शोक दिवस के दौरान बांग्लादेश और उनके लोगों के साथ पूरी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फ्रैंको जर्मन दूतावास के झंडे को आधा झुका दिया। बताइए, वो ये कह रहे हैं कि एक जिहादी की मौत पर वो उनके साथ हैं और झंडे को झुका रहे हैं। अगर ब्रिटिश हाई कमीशन की बात करें तो उन्होंने एक्स पर लिखा है, युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के निधन पर हम दुखी हैं। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश उच्चायुक्त है, वो ये कह रहे हैं कि हम दुखी हैं एक जिहादी की मौत पर। हमारे लिए वो जिहादी है, दुनिया के लिए भी जिहादी ही होना चाहिए। वैसे ही अमेरिका ने जो लिखा है वो और भी खतरनाक है, उसे और भी उसकी तो भर्त्सना भी करनी चाहिए। हादी के परिवार, उनके दोस्तों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि जो हादी है, जिसकी मौत हो गई, जिसे मार दिया गया था और उसके बाद इतना बड़ा वहां गदर मचा हुआ है, उसकी मौत पे उसके दोस्तों, खास बात यह है कि उसके ये वही दोस्त हैं, वही समर्थक है जो इस वक्त बांग्लादेश को आग के हवाले कर रहे हैं, जिन्होंने हिंसा भड़काई, जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने मीडिया हाउसेस को जला दिया। और कई नेता भी हैं जिनके घरों में तोड़फोड़ की गई। मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की गई। आप सोचिए, जिनके लिए अमेरिका, ब्रिटेन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक हिंदू की हत्या हो जाती निर्मम तरीके से, उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डबल स्टैंडर्ड है पूरे यूरोप का, पूरे अमेरिका का। और अगर कोई भी देश अगर ऐसा इस तरह का अगर पोस्ट करता है और बांग्लादेश के इन जिहादियों के खिलाफ अगर खड़ा होता है, तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर विश्व बिरादरी
उस हिंदू लड़के के लिए सवाल क्यों नहीं पूछ रही है मोहम्मद यूनुस से? आप देखिए ना सर कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो कितने डर के साए में होंगे कि इतना बड़ा ये घटना हो गई है, उसके बावजूद वो ना कोई कैंडल मार्च निकाल पा रहे हैं, ना वो लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना आवाज उठा पा रहे हैं। भारत में उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं जिस तरह की घटना हुई है, हाँ, लेकिन बांग्लादेश में वो आवाज नहीं सुनाई दे सकती है, क्योंकि अगर कोई भी एक सुर उठाएगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। उसे जो मारा गया वंदना, सबसे जो खास बात है कि उसे जो मारा गया उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने उस पे इश्क निंदा ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया। और जिस फैक्ट्री में वो लड़का काम करता था वहां ये कहा गया कि किसी से उसका नहीं बनता था, उसका झगड़ा चलता था किसी लड़के से। तस्लीमा नसरीन का मैं लेख पढ़ रही थी, हाँ, उन्होंने ये लिखा है कि एक मुस्लिम सहकर्मी था जिसने झूठा आरोप लगाया क्योंकि उससे उसका विवाद हो गया था किसी बात को लेकर। उसके बाद वो हिंदू लड़का सबको बोलता रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। वहां यहाँ तक कि उन्होंने तो पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस वहां पहुंच गई थी, पुलिस को उसने पूरा मामला बता दिया था, लेकिन पुलिस की कस्टडी में ही क्या उसकी हत्या हुई है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या पुलिस की उसमें मिलीभगत थी या पुलिस ने उन कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया? तो ये कानून व्यवस्था वहां की है, ये वहां की पुलिस कर रही है, क्या वो भी कट्टरपंथियों के डर के साए में है? बिल्कुल है। मैं तो ये कहूंगा कि वहां की जो पुलिस है वो भी कट्टरपंथी बन गई है, क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी है उस लड़के की पुलिस स्टेशन में जो मैंने देखी है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है और पुलिस वाले उससे बातें कर रहे हैं, वो वहां पर कुर्सी पर बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर पहले पूरी तरह वो सेफ था। अगर ढाका की पुलिस चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वो जो पुलिस वाले हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ, वो भी जिहादी पुलिस वाले हैं, वो भी कट्टरपंथी पुलिस वाले हैं, क्योंकि जो उनका जो सर्विस का जो उनका जो धर्म होता है उन्होंने उसे नहीं निभाया। और एक बिल्कुल ही एक ऐसे लड़के को जो चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था, उसे बचाने के बदले उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया, जहां पर उसे पीट पीट के मार दिया गया। उसके बाद उसके शव को इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग होती है और यहाँ मोहम्मद यूनुस केवल 7 लोगों की गिरफ्तारी पर ढोल पीटते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और कहते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में क्या ये जो स्थिति है वो अभी थमेगी, यानी जो बवाल चल रहा है थमेगा? क्योंकि खुद अल्टीमेटम इंकलाब मंच के लोग दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को कि जिन लोगों ने हत्या की है उस्मान हादी की, आप उनके नाम सार्वजनिक करिए। बिल्कुल, हाँ, और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि आप सार्वजनिक नाम कीजिए और कोई कड़ा एक्शन लीजिए। लेकिन यहाँ पर मतलब सिर्फ साफ दिख रहा है उनका, यही है कि वो ढाका में अनरेस्ट करना चाहते हैं, ढाका में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काना चाहते हैं, क्योंकि 12 फरवरी को वहां चुनाव होने हैं। बिल्कुल, यही इसी पॉइंट पर मैं आने वाली थी अभी, क्योंकि इंकलाब मंच के जो प्रवक्ता की जो ये हत्या हुई है वो खुद निर्दलीय उम्मीदवार थे और इसे इसलिए चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को लेकर तो बहुत दिन से चर्चा हो रही है कि वो चाहते हैं कि चुनाव एक्सटेंड हो जाए, उन्हें और मौका मिल जाए। और क्या जानबूझकर इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही ताकि चुनाव टाले जा सके? तो जो आप कह रहे हैं उसका मतलब तो यही निकलता है कि आने वाले दिनों में अगर ये जो गदर मच रहा है, जो यहाँ आगजनी हो रही है, अगर लगातार चलता रहेगा तो एक मौका मिल जाएगा मोहम्मद यूनुस को ये कह देने का कि अभी जो परिस्थितियां हैं ढाका में इस हाल में नहीं है कि वहां पर फ्री एंड फेयर चुनाव वो करवा पाए, तो उसको टालने में वो कामयाब हो जाएंगे। ये एक स्थिति बनती है और ऐसा होता है तो वो उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। अवामी लीग ने भी धमकियां दी हैं कि अगर जो है उनको प्रतिबंध नहीं हटाया गया, उन्हें इलेक्शन में लड़ने की जो है आज़ादी नहीं दी गई, तो वो भी इस तरह का हिंसक प्रदर्शन करेंगे। तो अभी क्या जानबूझकर इन कट्टरपंथियों को आज़ाद कर दिया गया है कि जाइए आप लोग, जमात इस्लामी के भी लोग बताए जा रहे हैं मिले हुए? हाँ, तो ऐसा सीन क्रिएट कर दीजिए ताकि इलेक्शंस ना हो। और मैं अगर इलेक्शंस की बात करूं वंदना, तो ऐसे चुनाव का फायदा क्या है जहां पर वहां की राजनीतिक पार्टियों को सम्मिलित होने नहीं दिया जा रहा है। अवामी लीग को आपने बैन कर रखा है, शेख हसीना का आपने यहाँ भारत आपने भगा दिया है, वहां आप इस कदर स्थिति वहां बनी हुई है कि शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसे में फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं? यही काम तो मालदीव्स के मोइजू ने भी किया था जब उन्होंने इलेक्शन वहां पर थे, तो एंटी इंडिया एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। हाँ, और यही माहौल बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही, तोड़फोड़ वहां के कट्टरपंथी कर रहे हैं, जिहादी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं वो बिल्डिंगों में, और जो बवाल हो रहा है वो सब कुछ वो हिंसा कर रहे हैं, वो अपने वहीं के कार्यकर्ता है, वहीं के जिहादी हैं, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं भारत को। देखिए बड़ी अजीब सी बात है ये। और हालांकि मोइजू को यूटर्न लेना पड़ा था, उनको समझ में आ गया था कि भारत के बगैर काम नहीं चलेगा, और यही स्थिति बांग्लादेश के साथ भी होगी। ये मोहम्मद यूनुस को आप जाने दीजिए, फिर आप देखिए तस्वीर। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मोहम्मद, आपने मालदीव्स का जब नाम लिया है और मोइजू की बात की है, तो उन्होंने यही किया था।
उन्होंने इलेक्शंस के टाइम में एक कैंपेन चलाया था इंडिया आउट, और उनकी ये डिमांड ये होती थी कि जो भारत के जो सैनिक मालदीव्स में रहते हैं उन्हें वहां से भगाया जाओ। और उसके बाद मालदीव्स की भोली भाली जनता को वो बिल्कुल समझाने में कामयाब रह गए कि हाँ, भारत को यहां से निकालना है अगर मालदीव्स को बचाना है, और वही हुआ, वो सत्ता में आ गए। लेकिन जब सत्ता में आ गए और प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंच गए थे, उसके बाद उन्हें अपनी रोजी रोटी पे संकट नजर आने लगा था, क्योंकि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे है, और भारत से लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। और उसके बाद फिर वो वापस भारत के पास आ गए, उन्होंने दोस्ती कर ली। तो जो आप कह रही हैं कि मोहम्मद यूनुस के पास यही एक रास्ता है कि आने वाले वक्त में वो फिर से भारत की तरफ वापस आएंगे, जैसे कि बांग्लादेश। लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो ये लोग खाई खोदने का काम कर रहे हैं, अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राहें अलग हो गई हैं। शशि थरूर को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि वहां के लोग चाहते हैं कि बड़ी संख्या में उन्हें वीजा दिया जाए, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश भी हो रही थी। लेकिन इस बीच अगर भारत पर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, इस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनेंगी, इतना बवाल हो रहा है, तो भारत कैसे उनको सपोर्ट करेगा? और अब तो खुला खेल वहां पर चल रहा है, एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है। इसीलिए तो डिमांड भी आ रही है, भारत में भी कई जगहों से ये डिमांड आ रहा है कि नहीं, भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ कर देना चाहिए पाकिस्तान में, अगर हिंदुओं पे लगातार वहां पर हमला होता है। जैसे भारत ने एक बार पहले भी 1971 में जब वहां पर मिलिट्री अगर इंटरवीन किया था, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था। अब एक बार फिर से ऐसा हो रहा है, तो पहले तो कड़े शब्दों में भारत सरकार ने पहले भी कहा है और आगे भी कहते रहेंगे, और भारत सरकार का जो स्टैंड रहा है वो बिल्कुल यही रहा है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को साफ तौर पे कहा था कि आप वहां के हिंदुओं की रक्षा कीजिए। तो एक बार ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले वक्त में भारत भी बहुत कड़ाई से, बहुत कड़े शब्दों में कहेगा मोहम्मद यूनुस से कि आप हिंदुओं की रक्षा कीजिए। लेकिन अब सवाल इतना उठता है कि चूंकि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, चाइना के हाथों में खेल रहे हैं, डीप स्टेट वहां पर इन्वॉल्व है, तो जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान से मिलते हैं उस पर पूरा का पूरा जो उनका जो बनने वाला जो फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन होगा मोहम्मद यूनुस का, उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, पावर में बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस किस तरह से बांग्लादेश को आग में झोंक चुके हैं, ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। लेकिन एक जिहादी की मौत पर जिस तरह का यहाँ एक हम देख रहे हैं कि तस्वीर बनी हुई है, वो आने वाले वक्त में बवाल मुझे लगता है कि और बढ़ेगा, क्योंकि वो आप खुद मोहम्मद यूनुस पर ही दबाव बना रहे हैं। तो परिस्थितियां किस तरह से सुधरेंगी और मोहम्मद यूनुस क्या थोड़ा सोचेंगे कि वो कर क्या रहे हैं बांग्लादेश के लिए, और उनकी जो नीतियां हैं पाकिस्तान को लेकर या चाइना के साथ जिस तरह से मिलकर वो भारत विरोधी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, साजिशें वो कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और चुनाव को लेकर जो परिस्थितियां बनेंगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।